हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले प्लीज़ जो भी लोग चैनल पे पहली बार हैं, अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं जब विदेश से वापस घर लौटा, पूरे परिवार के 15 लोगों का खाना मेरी बीवी अकेले ही बनाती, जबकि मेरी भाभी और बहनें उसकी किसी काम में कोई मदद ही ना करती। सब मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाते और वह बेचारी दूर बैठकर उनका मुंह ताकती। घर का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं समझ गया आखिर आस्था इतनी चुप क्यों रहती है। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैंने सबके सामने ही अपनी पत्नी के साथ जो किया, उसके देखकर सबके होश उड़ गए। क्योंकि मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर के सभी सदस्य एयरपोर्ट पर थे, जिसमें मेरी 3 साल की बेटी सोनिया भी थी। मेरी आंखें सिर्फ आस्था को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहाँ ना पाकर मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया था। घर वालों से मिलकर मैंने सोनिया को गोद में लिया तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विकास, लाओ इसे मुझे दे दो। मेरी दीदी की आवाज़ आई तो मैंने फ़ौरन ही पूछ लिया कि दीदी, आस्था क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी बच्ची को भी भेज दिया। विकास, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कहाँ रोज़ रोज़ घर का काम करती है। वह तो आज तुमसे बहुत से लोग मिलने आए हैं, इसलिए सबके लिए खाना बनाने में लगी है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर लगभग 1.5 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता सोनिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन मेरा दिल उदास था कि आस्था भी आ जाती। 3 साल हो चुके थे उसे देखे हुए। क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था कि मुझसे मिलने ना आ सकी? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल भी आ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचा तो आस्था पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां आ चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा उसे गले लगा लूं, लेकिन बस दूर से ही मुस्करा दिया, और वह भी हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा, पर घर वाले भी बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मुझसे मिलने आ रहे थे। आस्था किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती तो कभी किसी को खाना लगा रही होती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी आस्था तो कहीं खो सी गई थी। शाम हुई तो मेहमानों का रश थोड़ा कम हुआ। अब खाना खाने में सब बिजी थे। मैंने सोचा कि कुछ मैं आस्था की मदद कर दूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया। अरे विकास, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, आस्था से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। अरे उसे छोड़ो, उसे काम ख़त्म करने दो, वह खुद आ जाएगी। वैसे भी रोज़ कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे काम क्यों नहीं करने देते? मैं हैरानी से देख रहा था, क्योंकि मैं यह आस्था के बारे में दूसरी बार सुन चुका था। आस्था के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने आस्था को काम ना करने का बोला और साथ में मम्मी भी आस्था को डांटने लगी, तो मैं चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक ही कह रही होगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो आस्था से कुछ बात करने का मौका मिला। आस्था, तुम इतनी चुप क्यों रोती हो? तुम तो बहुत ज़्यादा बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप ही कराया करते थे। कभी उससे लड़ाई तो कभी सुनीता मैडम से। दरअसल आस्था और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। आस्था मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, बहुत ही मासूम सी लगी थी, पर बोलने में पूरी तोते की तरह थी। हमने 3 साल एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया तो मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन आस्था, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी तो माँ को भी मैंने राज़ी किया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम दोनों की शादी भी हो गई। मैं बस 1 महीने के लिए अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमने फिरने लगा। पूरा महीना ऐसे ही गुजर गया था, पता ही नहीं चला। विकास, वह मैं बस आस्था ने बस इतना ही कहा था कि सोनिया ने रोना शुरू कर दिया। आस्था उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। ना जाने मेरी आँख कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सोनिया के रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। आस्था, यार सोनिया को देखो, यह क्यों रो रही है? पर आस्था वहाँ पर नहीं थी, पर सोनिया के ज़्यादा रोने की वजह से आखिर में उठ गया। आस्था, कहाँ हो यार? यह कहते हुए मैं सोनिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से आस्था को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं आस्था, चने और लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी।
तो कुछ देर में रुक गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय आस्था के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद है। मैं बोला, मम्मी आस्था कहाँ है? सोनिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ सोनिया को मुझे दे दो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं इसे देखती हूँ। आज फिर किचन में आस्था अकेली पूरा दिन पूरे परिवार का, जिसमें कम से कम 12 लोग थे, खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि आस्था कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर यह क्या था? मैंने कहा, आस्था अपना और मेरा खाना बाहर लेकर आओ। शायद मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक आस्था का बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि आस्था इतनी चुप क्यों रहने लगी है। मेरे घर में आ जाने के बाद आस्था के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आने शुरू हुए थे। शायद मेरे आने के बाद उस पर सब हावी हो जाएंगे, तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि आस्था नाश्ता बना दो, सुनीता आई है। सुनीता मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब के बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज़ ही हमारे यहाँ आ जाया करती थी। आस्था की कमर में बहुत दर्द था। मैंने मना करने के बाद भी वह किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। क्योंकि सोनिया भी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में बिज़ी हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद भी करते थे। विकास प्लीज़ खाना लगवा ले मेरे साथ में। हाँ ठीक है, मैंने सर हिलाकर हाँ कर दिया और खड़ा हो गया और आस्था की मदद करने लगा। यह बात किसी को शायद अच्छी नहीं लगी। सब नाश्ते से जब फ्री हो गए और आस्था भी सोनिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में बिज़ी हो गए। विकास तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतें पर अमल ज़रूर करना तो तुम सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। जी दीदी आप बोलो तो सही, क्या बात है? आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर मानते हैं। विकास तुम अपनी बीबी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक कि जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता, तुम बर्तन उठा रहे थे और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे कल वही रहेगी। जो उसका काम है उसको करने दिया करो, आखिरकार वह आहिस्ता आहिस्ता ही कर लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, आस्था सारा दिन काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस सोनिया के लिए दूध बना देता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस विदेश जाऊं, बस यहीं पर फिर मैं रुक गया, क्योंकि मैं एक मेकअप कंपनी में जॉब करता था। मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया था, जिसमें मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेता था। समय ऐसे ही गुजर गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि आस्था क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैं और आस्था ने एक फ़ैसला लिया कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और उसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। वहाँ आस्था भी नौकरी कर लेगी और मैं भी घर पर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने भी हामी भर दी कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं मम्मी को भी साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद बिजी थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। आस्था जब जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन आस्था जब जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। आस्था थोड़ा बीमार भी रहने लगी थी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस नहीं होती थी। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम लोग रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। आस्था रोज़ कहती कि विकास मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं रोज़ ही काम की वजह से नहीं जा पाता था।
सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे कभी टाइम मिला और ना ही आस्था की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। दीदी की बात मेरे अंदर घर कर गई थी कि अभी अपनी बीबी की मदद ज़्यादा मत करना। इसी वजह से ना तो मैं उसकी बीमारी की तरफ ध्यान दे पा रहा था और न ही उसकी कुछ ज़्यादा हेल्प किया करता था। यह शायद मेरी गलती थी जिसने आज आस्था की ऐसी हालत कर दी थी कि वह मरने की कगार पर थी, पर मुझे उसकी फ़िक्र तक न थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द जैसे मेरी जान निकाल दी थी। सिवाय आस्था के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आस्था के साथ बहुत गलत करता आया हूँ, लेकिन एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। और फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिशें होती थी कि आस्था जॉब से वापस आकर खाना भी बनाए और पूरे घर को संभाले। और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे कर ले आता और दीदी की कही बात अपनी वही बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद न करना, वरना सारी ज़िंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। आस्था और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वह टाइम न देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना न बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले तो कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके समय गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। लेकिन आज मैं बहुत उदास हूँ। आस्था हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले आस्था से हाल चाल पूछकर जा चुके हैं। सिवाय आस्था की मम्मी के और कोई नहीं है जो इस वक्त आस्था के लिए बेचैन है। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम दोनों क्यों लड़ते थे, अपना वक्त ज़ाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि विकास, अपनी पत्नी की मदद किया करो, जो मैं आस्था को हर दफ़ा गलत कह देता था। और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और घर वालों ने आयशा को बदल डाला था। वह आस्था जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। आस्था, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ में आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत से कुछ काम होते हैं। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी मैं बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट तक का आराम नहीं कर सकता। आस्था, तुम सच कहती थी कि विकास, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं, आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती। उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके। आज मेरे और मेरे घर वालों की वजह से मेरी आस्था बीमार थी, मेरे जीवन साथी बीमार थी, और मैं उसकी ठीक होने की दुआएं कर रहा था। काश मैं उसकी पहले ही मदद की होती, उसको समझा होता। मैं अपने भाइयों से यही ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके नखरे भी उठाओ, क्योंकि यह सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने ही आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपके साथ सहारा बन जाएं, और आपका और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इमोशनल कहानी थी। ज़रूर आपको इस कहानी को सुन के रोना आ गया होगा और आपने इससे कुछ सीख ली होगी, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं इस तरह की कहानी आपके लिए ला सकूँ।